हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। हमारा जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है बहुलक, वो लास्ट क्लास में कंटिन्यू था, उसी ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुलक में हमने पढ़ा था कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक वो होता है जो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इनका कम अणुभार होता है और एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। हमने बात की थी कि बहुलक जो है प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम में अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित बहुलक के बारे में बात की हमने। प्राकृतिक बहुलक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कपास है, विभिन्न प्रकार के रेशे हैं, डीएनए वगैरह हैं। कृत्रिम बहुलक में अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक जो होते हैं उनके जो बेस होते हैं, उनके जो आधार होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। और संश्लेषित बहुलक पूरी तरह जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, डेक्रॉन, ये सब क्या है, कृत्रिम बहुलक होते हैं। उसके बाद बहुलक बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बहुलीकरण के नाम से हम उसको जानते हैं। हमने अंतरा आणविक बलों की आधार पर बहुलक के बारे में पढ़ा था कि एक तो होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, जिन्हें आसानी से खींचा जा सकता है, और एक बार जब उन्हें उन पर लगाए गए बल को छोड़ा जाता है या उस बल को हटाया जाता है तो वो अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं, जैसे रबर वगैरह है, ब्यूना एन है, ब्यूना एस रबर है। एक पढ़ा था हमने क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिन्हें गर्म करते हैं तो वो नरम हो जाते हैं, और फिर वापस ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। एक पढ़ा था हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने पढ़ा कि इन्हें जब गर्म करते हैं तो ये कठोर अवस्था में आते हैं, और कठोर अवस्था में आने के बाद स्थायी रूप से ये उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हमने बेकेलाइट देखा होगा, जिससे स्विच वगैरह बनते हैं, मेलामाइन है, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक में जैसे पीवीसी वगैरह है और पॉलीथीन वगैरह है, वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमने प्लास्टिक की जो है ये सब पढ़ लिया था, और लास्ट में जो है रबर के बारे में पढ़ रहे थे कि रबर जो है उसको अपन सल्फर के साथ जब क्रिया करा देते हैं तो उसको वल्कनीकरण कहा जाता है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये सब पढ़ चुके थे हम। अब आगे जो क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम, रेशे हम पढ़ ही चुके थे, ताप थर्मोसेटिंग पढ़ ही चुके थे। अब आता है एकलक। अब प्रत्येक की एकलक इकाइयों के बारे में बात करेंगे हम। जैसे अपन बात करें पॉलीथीन, अब अपन पॉलीथीन के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉलीथीन जो होता है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि पॉलीथीन जो है उसका मोनोमर क्या होता है, एथीन होता है। एथीन की बहुत सारी इकाइयां जो होती हैं वो जुड़ती जाती हैं और पॉलीएथीन बनाती हैं, और पॉलीएथीन ही क्या कहलाती है, पॉलीथीन कहलाती है। जैसे हमने पढ़ा था एथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसकी बहुत सारी इकाइयां जो होती हैं वो आपस में जुड़ती जाती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और N। तो बहुत सारी इकाइयां जब आगे आगे जुड़ती जाएगी तो किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। आपसे पूछे जाएगी पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो आप बता दोगे एथीन का बहुलक होता है, मोनोमर होता है ये। यह एक बायो नॉन डिग्रेडेबल का मतलब समझ रहे हो कि प्रकृति में यह आसानी से अपघटित नहीं हो पाता है, यह अनअपघटनीय पदार्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा प्राकृतिक रूप से इसका विघटन नहीं होता है और पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और ये प्रदूषण फैलाने का कार्य करता है। तो पॉलीथीन जो होता है वो एथीन का बहुलक होता है, बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, अर्थात सूक्ष्म जीव इसका अपघटन नहीं कर पाते हैं और प्रकृति में लंबे समय तक बना रहता है। अब प्रकार की बात करें तो पॉलीथीन जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो लो डेंसिटी वाले और एक होता है हाई डेंसिटी वाले। पॉलीथीन कितने प्रकार के होते हैं साहब, आप बता दोगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लो डेंसिटी वाले और एक हाई डेंसिटी वाले। लो डेंसिटी की बात करूं, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन जो होते हैं ना, उनकी संरचना शाखित होती है। उनकी संरचना कैसी होती है, शाखित होती है, जिससे उसकी पैकिंग जो होती है वह कम होती है। और दूसरे जो होते हैं हाई डेंसिटी वाले, उनकी संरचना क्या होती है, रेखिक होती है, अणु एक दूसरे पर व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन। इनकी संरचना ब्रांचेस जो होती है शाखित होती हैं, जिसके कारण अणु सघन रूप से
इसकी पैकिंग नहीं हो पाती हैं और इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसका उपयोग लचीली वस्तुएं बनाने में किया जाता है, जैसे बोतल है, नालियां हैं, खिलौने हैं, पॉली बैग हैं। ये सब बनाने के लिए हम लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं LDP, का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है HDP, हाई डेंसिटी प्लास्टिक। इसमें संरचना जो होती है रेखीय होती है, लीनियर होता है, अणु एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं और इसकी पैकिंग अच्छी होती है। इस वजह से इसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है और इसका उपयोग जो है अधिक मजबूत और कठोर वस्तुएं बनाने में करते हैं, जैसे बाल्टी बनाने में, डस्टबिन बनाने में, पाइप बनाने में और कठोर प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि प्लास्टिक पॉलीथीन के बारे में पढ़ा हमने कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है, एथीन का मोनोमर है। जिसे आपको पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन होता है। इसकी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं, CH2 और किसका निर्माण करती है? पॉलीएथीन का। और पॉलीथीन जो है, पॉलीएथीन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है LDP, लो डेंसिटी वाला, और एक होता है हाई डेंसिटी प्लास्टिक। इसकी संरचना होती है शाखित और इसकी संरचना होती है रेखीय। इसका घनत्व जो है कम होता है, इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। इससे लचीली वस्तुएं बनती हैं और इससे क्या बनती हैं? कठोर वस्तुएं बनती हैं। और पॉलीथीन जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं हो पाता है। अब पढ़ेंगे हम टेफ्लॉन। दूसरा इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेफ्लॉन का मतलब है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का एक लक जो होता है वो क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। जैसे पॉलीथीन का एक लक क्या होता है? एथीन होता है। वैसे टेफ्लॉन का मोनोमर जो है वो क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। एकलक सूत्र में इसका रासायनिक सूत्र जो है, इसमें देखना, टेट्रा मतलब 4 फ्लोरीन होते हैं, यहाँ हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। ध्यान रखिएगा आप लोग, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ये सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ते जाएंगे, जैसे एथीन जुड़ता जाता है। वहाँ पर हाइड्रोजन थे 4, यहाँ पर 4 क्या है? क्लोरीन है। तो ये बोलेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। आगे ऐसी इकाइयाँ जुड़ती जाएगी और किसका निर्माण करेगी? टेफ्लॉन का। तो आपसे पूछा जाएगा टेफ्लॉन किसका एकलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है और उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। इसकी सतह पर खाना चिपकता नहीं है क्योंकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। इसका घर्षण का जो गुणांक होता है वो बहुत कम होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? इसका बहुत कम होता है। तो आपसे पूछा जाए टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। अब आता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सबसे पहले पढ़ा हमने एथिलीन, एथीन के बारे में, पॉलीथीन का एकलक होता है। दूसरा हमने पढ़ा टेफ्लॉन के बारे में। अब पढ़ रहे अपन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का पूरा, जिसे अपन शॉर्ट बोलते हैं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल जो PVC का एक बहुलक एकलक जो है वो है वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ध्यान रखना आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHCl किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है वाइनिल क्लोराइड का। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जो वाइनिल क्लोराइड है उसके अंतर्गत ये आपस में जो है एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती जाती हैं। CH2
सिंगल बॉन्ड CH Cl। इस प्रकार इकाइयां जो हैं आपस में आगे बढ़ती जाएगी और किसका निर्माण करेगी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण करेगी। ये वाला सूत्र जो है वो ऊपर वाला ही रिपीट हो चुका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन वाला, हमें ये याद रखना है। इसका रासायनिक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। आगे इस प्रकार की मोनोमर इकाइयां जुड़ती जाएगी और किसका निर्माण करेगी, PVC का निर्माण करेगी। PVC बहुत उपयोगी प्लास्टिक का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे PVC के पाइप बनाए जाते हैं, बरसाती कपड़े रेनकोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, पैराशूट इससे बनता है, और फर्श जो होता है, फर्श नहीं फर्श कवरिंग जैसी वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है PVC का। अब आता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है वो उसका एकलक क्या है, स्टाइरीन। इसका एकलक क्या होता है, स्टाइरीन। नाम से पता लग रहा है पॉलीस्टाइरीन, तो ये किसका इसका एकलक क्या है, स्टाइरीन। स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। ये क्या है, स्टाइरीन है। और इसकी बहुत सारी इकाइयां जब आगे जुड़ती जाएगी, जैसे अब इसकी मोनोमर अगर बनाए हम तो CH2 CH C6H5 और N, इसकी इकाइयां आपस में आगे बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी और किसका निर्माण कर लेगी, पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कर लेगी। इसका उपयोग, पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किसमें, टेलीविज़न, रेडियो, इसके जो कैबिनेट होते हैं, आउटर बॉडीज जो होती है रेडियो की, टेलीविज़न की, वो किसकी बनती हैं, पॉलीस्टाइरीन की बनती हैं। थर्माकोल जो होता है, सुरक्षात्मक पैकेजिंग होती है, वो इसकी बनाई जाती है। डिस्पोजल कप प्लेट इसके द्वारा बनाए जाते हैं। डिस्पोजल जो कप प्लेट होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। एक मिनट देखें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलीस्टाइरीन जो है वो इसका एकलक क्या है, स्टाइरीन होता है। फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 होता है और इसकी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती जाती हैं। इसका उपयोग टेलीविज़न बनाने में, रेडियो बनाने के जो कैबिनेट होते हैं, आउटर बॉडी डिस्पोजल वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करें PAN, आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। PAN का पूरा नाम क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PAN जो है इसका पूरा नाम बताइए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसका एकलक क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल होता है। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ये क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल होता है। अब ये आपस में जब इसका पॉलीमर बनाएंगे, इसके जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN और N, इस प्रकार बहुत सारी इकाइयां जुड़ती जाएगी और किसका निर्माण कर लेगी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण कर लेगी। तो PAN का पूरा नाम याद रखना है आपको, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो होता है उसको ओरलोन के नाम से भी हम जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ओरलोन किसे कहते हैं, तो PAN जो होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओरलोन के नाम से जानते हैं या एक्रिलोन भी कहते हैं। इसका उपयोग ऊन जो होती है उसके विकल्प के रूप में स्वेटर है, शॉल है, कंबल है आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, हमने पढ़ा पॉलीएथिलीन पढ़ा, पॉलीस्टाइरीन पढ़ा, PVC पढ़ा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशे। आपसे यहाँ से पूछेंगे प्रश्न आपसे कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं साहब, तो आप बता दो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पॉलीएमाइड बहुलक होते हैं और एक होते हैं पॉलिएस्टर प्रकार के होते हैं। संश्लेषित रेशे मुख्यतः टाइप्स की बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पॉलीएमाइड प्रकार के होते हैं और एक होता है पॉलिएस्टर प्रकार का। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीएमाइड रेशे। पॉलीएमाइड में आता है नाइलॉन 66। ध्यान रखना आप लोग, पॉलीएमाइड बहुलक जो होता है उसमें कौन आता है, नाइलॉन 66। ये मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा था नाइलॉन 66। सामान्य क्वेश्चन है
कि नाइलॉन जो 66 होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया पहला पॉलीएमाइड रेशा होता है। किससे बनता है ये? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल जो होता है उसका संघनन किया जाता है, उससे किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का। तो मैं आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से नाइलॉन 66 इंपोर्टेंट करता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाइलॉन 66 किससे बनता है, तो आप बता दोगे इसका निर्माण दो एकलक होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल जो होते हैं उसका संघनन किया जाता है और उसका बहुलीकरण होता है, उससे किसका निर्माण हो जाता है? नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या है? NH2 फिर CH2 का होल 6 NH2, दोनों तरफ NH2 और ब्रैकेट में क्या है? CH2 का होल 6। तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हमें नाम याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा नाइलॉन किससे बनता है, हमें आंसर देना है कि दो एकलक जो होते हैं मोनोमर, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल जो होता है COOH, CH2 का होल 4 COOH, ये एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इसका जब संघनन किया जाता है और इसका बहुलीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का। तो देखिए ये NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और ये क्या हो गया? एडिपिक अम्ल हो गया COOH, CH2 का होल 4 COOH। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका संघनन होता है, इसमें से जल के अणु त्याग दिए जाते हैं और इसका बहुलीकरण होता जाता है और किसका निर्माण होता है? नाइलॉन 66 का। तो आप लोग याद रखिएगा नाइलॉन 66 किससे बनता है? रिपीट कीजिए, नाइलॉन 66 किससे बनता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से बनता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से नाइलॉन 66 बनता है। इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें, उच्च तन्यता शक्ति के कारण इसका उपयोग ब्रश बनाने में, टूथ ब्रश बनाने में और टायर हैं, रस्सियाँ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो टूथ ब्रश वगैरह हैं, ब्रश हैं, रस्सियाँ हैं, वो बनाने में इसका नाइलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। बिस्तर वगैरह जो बनते हैं वो इसके ही बनते हैं। दूसरा होता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो होता है ये कैप्रोलेक्टम जो है उसका बहुलक होता है, इसकी एकलक इकाई होती है कैप्रोलेक्टम, उसका बहुलक होता है। याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछ लिया जाए कि नाइलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है। नाइलॉन 66 की बात करेंगे तो वह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से बनता है। ये कैप्रोलेक्टम है, इसका बहुलक क्या होता है? नाइलॉन 6 होता है। अब बात करें पॉलीएमाइड, तो हमने पढ़ लिए दो, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है कैप्रोलेक्टम जो है उसका बहुलक होता है। अब पॉलिस्टर रेसे, अब पॉलिस्टर रेसों में बात करूं, सबसे पहले आता है टेरिलीन। टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं? डेक्रोन कहा जाता है। विशेषता क्या होती है टेरिलीन की? यह सबसे कम ज्वलनशील रेशा है, इसकी ज्वलनशीलता है वो कम होती है। इसका निर्माण एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के संघनन से बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेरिलीन किससे बनता है, तो आप बता दोगे टरथेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टेरिलीन का मतलब है टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH जो है वो है एथिलीन ग्लाइकोल, और उसके साथ जो है टरथेलिक अम्ल है COOH सिंगल बॉन्ड C6H4 COOH, ये टरथेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इन दोनों के संघनन से किसका निर्माण होता है? टेरिलीन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट रेशा है, इसके आपसे केमिकल पूछे जा सकते हैं कि टेरिलीन किससे बनता है, डेक्रोन किससे बनता है। तो जब टेरिलीन का नाम आएगा तो एक तो अपने आप पता लग गया टरथेलिक अम्ल, दूसरा होता है एथिलीन ग्लाइकोल। लेकिन जब उसने डेक्रोन नाम दे दिया आपको कि डेक्रोन किससे बनता है, तो हमें दोनों नाम याद होने चाहिए। टरथेलिक अम्ल हैं, टरथेलिक या टरथेलिक अम्ल हैं, और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से बनता है। इसका उपयोग की बात करूं तो इसका उपयोग जो है कपड़े बनाने में, जैसे विशेषकर साड़ियां हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने में, पाल हैं,
चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डेक्रोन का या टेरिलीन का। ठीक है, अब आपसे पूछूं मैं कि नाइलॉन 66 किससे बनता है, तो आप बता दोगे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से बनता है। आपसे पूछ ले हैं कि आप बताइए कि टेरिलीन या डेक्रोन किससे बनता है, तो आप बता दोगे किससे बनता है, बताइए फटाफट। एक तो होता है कौन सा, एथिलीन ग्लाइकोल, एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा होता है टरथेलिक अम्ल के संघनन से बनता है टेरिलीन। अब आता है रबर के बारे में बात करूं मैं, तो रबर जो होता है, एक प्रश्न सीधा सा बनता है कि रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, तो आप फट से आंसर दोगे आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर जो होता है प्राकृतिक, वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं वो आपके परीक्षा के प्रश्न हैं, परीक्षा में आने के लिए आप नोट करते जाइएगा उनको, कि प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक होता है, वो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन जो है उसका नाम क्या है, देखो 2-मेथिल, नाम याद रखना 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, इंपॉर्टेंट नाम है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मेथिल, 2 पे मेथिल समूह लगा हुआ है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो आप 1,3-ब्यूटाडाइन 2-मेथिल जो है उसे किस नाम से जानते हैं, आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। याद रखना आप लोग, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन इसे बोलते हैं आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब आता है रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है। अब देखो कि प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसके गुणों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सल्फर के साथ क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसके गुण बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको सल्फर के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है उसे वल्कनीकरण कहा जाता है। इसकी खोज जो है चार्ल्स गुडईयर के द्वारा की गई थी। ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा वल्कनीकरण में क्या होता है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करना। अब गर्म करने से क्या होगा, वल्कनीकरण की जो प्रोसेस होती है उससे रबड़ की कठोरता, प्रत्यास्थता, तन्य सामर्थ्य बढ़ जाती है और ये अधिक ताप स्थायी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनीकरण कहा जाता है। इसका उपयोग टायर बनाने के लिए उपयोग होने वाले रबड़ में लगभग 5% सल्फर होती है। तो हमने रबड़ पढ़ लिया। आपसे पूछेगा रबड़ किसका बहुलक होता है, तो बता देंगे आप लोग आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, और रबड़ जो होता है उसको किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ। वल्कनीकरण होती है क्रिया, इससे रबर के गुणों की जैसे कठोरता है, प्रत्यास्थता, तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब बात करें आर्टिफिशियल रबर। कृत्रिम रबड़ बहुत सारे होते हैं, जैसे नियोप्रीन है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है और बेकेलाइट है। ये सब क्या है, कृत्रिम रबड़ के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे अपन यहाँ तक ही है कृत्रिम रबड़, एक तो नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एन, 1 2 3, ये तो अलग टॉपिक आ जाएगा, बेकेलाइट तो। देखो कृत्रिम रबड़ अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अपन बात करें नियोप्रीन, तो नियोप्रीन किसका बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, आपसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछेगा। नियोप्रीन किसका बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का। किसका होता है, क्लोरोप्रीन का। ब्यूना एस जो होता है ये किसका, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का सह बहुलक होता है। हमने पढ़ा था 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है उसको आइसोप्रीन कहते हैं, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन की जब क्रिया कराई जाती है तो उससे सह बहुलक बनता है ब्यूना एस। एस लग रहा है ना यहाँ पर, एस का मतलब है स्टाइरीन। एस का मतलब क्या है, स्टाइरीन। तो ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, ब्यूना का मतलब है ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। एस का मतलब है स्टाइरीन के साथ क्रिया करा दो, सह बहुलक बन जाएगा। अब जैसे अपन बात करें ब्यूना एन, तो ब्यूना का मतलब हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन और एन का मतलब क्या हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल। एन का मतलब क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। नियोप्रीन मतलब क्लोरोप्रीन का बहुलक
ब्यूना एस के बारे में पूछा जाए तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बहुलक। आपसे ब्यूना एन के बारे में पूछा जाए तो आप बता दोगे 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का सहबहुलक होता है। अब आता है बेकेलाइट, इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट, याद रखना आप लोग। बेकेलाइट के बारे में क्या याद रखना है आपको, इसका जो निर्माण किससे होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना, बेकेलाइट जो होता है वो फिनोल और फार्मेल्डिहाइड से होता है। इसका निर्माण, फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH और फार्मेल्डिहाइड का होता है SCHO। तो फिनोल C6H5OH और दूसरा है फार्मेल्डिहाइड SCHO, इससे किसका निर्माण होता है, बेकेलाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जो केमिकल हैं वो याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा बेकेलाइट किससे बनता है तो आप बता दोगे फिनोल और फार्मेल्डिहाइड से होता है। ये सबसे पुराना संश्लेषित बहुलक है। बेकेलाइट का आविष्कार 1907 के अंतर्गत लियो बैकलैंड ने किया, उसी के नाम पर इसका नाम बेकेलाइट रखा गया। इसके गुण क्या हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब जिसका अर्थ होता है जब इसको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये पिघलता है और कठोर हो जाता है। गर्म करने पर न तो जलता है न पिघलता है, कठोर, टिकाऊ और विद्युत का कुचालक हो जाता है। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर पड़ा था। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। जब इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलता नहीं है और कैसा बन जाता है, ये कठोर, स्थायी रूप से कठोर बन जाता है, ये उसको बोलते हैं बेकेलाइट। इसका उपयोग स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है और हमारे खाना बनाने के जो बर्तन वगैरह है उनके हैंडल्स वगैरह होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, बेकेलाइट अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे नाइलॉन 66 के बारे में बात करते हैं, वैसे बेकेलाइट परीक्षा में पूछा जाता है। फार्मेल्डिहाइड और उसका फार्मेल्डिहाइड और फिनोल्स के द्वारा बनाया जाता है। फार्मेल्डिहाइड और फिनोल के का एक सहबहुलक होता है ये। उसके बाद बात करूं मैं कि इसके गुण हमने पढ़ लिए। उपयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है, प्लग, बर्तनों के हत्थे, कंगे, फाउंटेन पेन, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य देखो, अब कुछ प्राकृतिक बहुलक और एकलकों की सूची दी गई है आपको, जो शॉर्ट रूप से आपको याद रखनी है। जैसे प्राकृतिक बहुलक है कपास, कपास किसका एकलक है, सेलुलोज का। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कपास का एकलक क्या है, सेलुलोज। स्टार्च का क्या है एकलक, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज। प्रोटीन एमिनो अम्ल से, इंसुलिन फ्रक्टोज से, सेलुलोज ग्लूकोज से। ये बात याद रखनी है, पहले भी पढ़ चुके हैं। कपास जो है वो किससे मिलकर बनता है, सेलुलोज से। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये किससे मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज से। और प्रोटीन किससे, एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बहुलक होता है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से स्टार्च और सेलुलोज जो है दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पूरी तरह भिन्न होती है। और ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का ग्लूकोज का ही बहुलक है। अब आता है जैव अपघटनीय पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिनको हम क्या करें, प्रकृति के अंदर का सूक्ष्म जीव जो हों आसानी से उनका अपघटन कर दें और प्रकृति में उनको मिला दें, अपघटित कर दें, उसे क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटित करके प्रकृति में मिला देते हैं, उन्हें हम जैव अपघटनीय पॉलीमर कहते हैं। कम प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। अब देखें, इसका तात्पर्य है सीधी सी बात है, इन बहुलकों से बनी वस्तुओं को उपयोग करने के बाद जब फेंक दिया जाता है तो मिट्टी या पानी में मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव होते हैं वो इन्हें धीरे धीरे विघटित करते हैं और सरल और हानि रहित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और बायोमास में बदल देते हैं। ये प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई पत्ता या लकड़ी प्राकृतिक रूप से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं और इस गुण के कारण ये बहुलक पर्यावरण पर बोझ नहीं बनते हैं। प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने में इनका से हमें मदद मिलती है। जैसे अपन बात करें उदाहरण के आधार पर, स्रोत के अनुसार पर जैव अपघटनीय पदार्थ के निम्न उदाहरण हैं। जैसे अपन बात करें नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, देख लो, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 जो हैं वो जैव अपघटनीय प्रकार के बहुलक हैं। यह एक पॉलीएमाइड सह बहुलक हैं
जो पूरी तरह से जैव अपघटनीय है। कौन सा, याद रखना, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। दूसरा आता है PHBV, इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडायरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडायरेट, PHBV। पूरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडायरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट जो है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडायरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट जो है, इनसे क्रिया कराई जाती है। तो इससे किसका निर्माण होता है, PHBV का निर्माण होता है। यह एक पॉलिस्टर है जिसे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक उपकरण बनाने में, दवाओं को नियंत्रित रिलीज में किया जाता है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर भी धीरे धीरे अपघटित हो सकता है। कौन सा है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाडायरेट और पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे भी पढ़ लिया हमने, कपास सेलुलोज का बहुलक है, बिल्कुल पता है, हमने पढ़ा है। कपास शुद्ध प्राकृतिक रेशा होता है जिसका मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज होता है। सीधी सी बात है, कपास पूछ लिया, सेलुलोज का बहुलक होता है। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये भी पढ़ा हमने कि स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों प्राथमिक रूप से सेलुलोज के, लेकिन मूलतः किसके हैं, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके हैं, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से सेलुलोज है, लेकिन क्या है, ये मुख्य रूप से ग्लूकोज है। स्टार्च तो पौधों में, पादपों में संचित होता है, और ग्लाइकोजन जीवों में संचित होता है। पादपों में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जैसे अपन बात करें, जंतुओं में यकृत और मांसपेशियों के अंतर्गत संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन की संरचना स्टार्च की तुलना में शाखित होती है। क्या होती है, शाखित। आपसे पूछा जा सकता है कि जंतुओं में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और पादपों के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। पादपों में क्या होता है, स्टार्च के रूप में होता है। अब आता है प्रोटीन के बारे में, पढ़ चुके हैं, ये सब पहले पढ़ा दिया मैंने आपको। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन, हमारे शरीर की संरचना कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, और पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। इंसुलिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रक्टोज का बहुलक होता है ये, ठीक है। और यह इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन से अलग होता है। इन्यूलिन है, सॉरी, इन्यूलिन एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर है जो पौधों में, प्याज, लहसुन में पाया जाता है, और फ्रक्टोज अणुओं से बना होता है इन्यूलिन। इंसुलिन तो अलग है और इन्यूलिन अलग है, ठीक है। अब आता है सेल्यूलोज, ग्लूकोज बहुलक है। सेलुलोज ग्लूकोज इकाइयों की लंबी सीधी श्रृंखला से बना होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पौधों की संरचनात्मक ढांचा इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है खत्म होता है, पॉलीमर। इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत से पढ़ लिया है, और मेरा मानना है कि यहाँ से आपसे मिलाने वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक तरफ इनके जो पदार्थ हैं केमिकल वो दे दें, जैसे नाइलॉन 66 किससे मिलकर बनता है, आपसे पूछ लिया जाए टेरिलिन किससे मिलकर बनता है, ठीक है। एक तरफ इनका रासायनिक केमिकल दे दिया जाए, और दूसरी तरफ इनके नाम दे दिए, इनसे मिला के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।